नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। केवल दिल्ली ही चुनावी मोड में नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय भी जो है वो पूरा टेम्पो में डूबा हुआ है इलेक्शन में। यहाँ भी 6 फरवरी को एक चुनाव होना है और वो चुनाव बहुत ख़ास है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिए जाते हैं और इन्हीं के सदस्यों का चुनाव होना है। इस चुनाव में जो है वो कई जो है पार्टियां हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनटेक की ओर से डॉक्टर लतिका गुप्ता हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, और ये एकेडमिक काउंसिल के सदस्य के लिए भाग्य आजमा रही हैं और लगातार जो है वो मुद्दे उठाने के लिए जानी जाती हैं। आज हम मौजूद हैं CIE में और उनसे जानेंगे कि आखिर उनके इस चुनाव में मुख्य एजेंडा उनका क्या है। स्वागत है लतिका जी हमारे चैनल पर। शुक्रिया मुनमुन जी, और धन्यवाद कि आपने अब मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस की कैंडिडेट हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स जो है एक सामूहिक काम होता है। तो मेरा चुने जाने का सही तात्पर्य ये है कि कांग्रेस का जो ये समूह है इसकी मदद से कौन से विचार हैं, कौन से संघर्ष हैं जो यहाँ के कुछ शिक्षक सामने पहुँचाना चाहते हैं एकेडमिक काउंसिल के। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत अच्छे विश्वविद्यालय होने का भी एक सूचक है कि यहाँ एकेडमिक काउंसिल में चुने हुए प्रतिनिधि भी आते हैं जो सिर्फ भूमिकाओं में नहीं बंधे हुए हैं, आधिकारिक भूमिकाओं में। तो इनटेक ने, जैसा कि एक बहुत ही शिक्षकों के अधिकार के प्रति सजग एक समूह है, कुछ मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाया है ज़ोर से। और उनमें से जो पहला मुद्दा मैं आपके सामने रखूं वो है कि सुधार के नाम पर या रिफ़ॉर्म जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए पिछले 5-6 सालों में लगातार कई बदलाव हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बदलावों की आंधी आ गई है और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है शिक्षकों को कि अब क्या हो रहा है तब क्या हो रहा है। उनमें से एक बदलाव है जो सेमेस्टराइजेशन हुआ और साथ में हमारे यहाँ जो विद्यार्थियों की भर्ती होती है उसका पूरा जिम्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से हटके NTA को चला गया। अब उसके कारण आप देखिए कि पेंडेमिक के बाद से, महामारी के बाद से हमारा कोई भी सत्र समय पे शुरू नहीं हुआ है और एक अजीब सी उलझन, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं क्योस, चल रही है। पहला सेमेस्टर के लोग कभी आते हैं, दूसरा साल फिर बिना छुट्टियों के शुरू कर दिया जाता है। तो हम लगातार एक साथ पढ़ाने और परीक्षा कक्ष में ड्यूटी देने, कॉपी चेक करने, सारे काम कर रहे होते हैं। अब पिछले 2 महीने में आप देखिए, दिसंबर जनवरी में तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, कभी किसी सेमेस्टर के चल रहे हैं, कभी किसी के चल रहे हैं, कक्षाएं भी चल रही हैं, कॉपी चेकिंग भी चल रही है। अब टीचर क्लोन तो है नहीं क्योंकि उन्हीं टीचरों को पढ़ाना है, उन्हीं को कॉपी चेक करनी है, उन्हीं को इन्विजिलेशन करना है और सारे के सारे काम हमें लगातार करते जाने हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने डीकॉलोनाइजेशन के नाम पे बहुत सारे बदलाव करे हैं, तो और सेमेस्टर सिस्टम उन्होंने उसमें ला दिया, पर परीक्षा तो वो बिल्कुल औपनिवेशिक काल वाली करे जा रहे हैं। तो पहले एक ही जगह 2 परीक्षाएं हो गई और टीचरों का, शिक्षकों का काम दुगना बढ़ गया। और आप ये देखिए कि इस भागा दौड़ी में शिक्षक जो बिल्कुल क्लास में पढ़ा के आता है, फिर कॉपी चेक करता है, फिर दूसरे काम करता है, इन्विजिलेशन भी करता है, इन सब के बीच में शिक्षक को ढंग से बैठ के सोचने, पढ़ाने, विद्यार्थियों की ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें सहयोग देने, इन सब का कहीं समय ही नहीं रह गया है। और फिर आप शिक्षकों के काम करने की सुविधाओं पे देखिए, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं। छोटी सी बात है ये कि शिक्षक जो कॉपी चेक करते हैं, इतनी दूर से सेंटर्स पे आके करते हैं, कॉपी चेक करने का जो मानदेय होता है वो भी नहीं मिल रहा है शिक्षकों को। तो अपनी जेब से खर्चा कर करके वो आते हैं, कॉपी चेक करके चले जाते हैं। ये जो एक गड़बड़ाई हुई व्यवस्था है, इसमें हर स्तर पे शिक्षक बिल्कुल एक तरह से काम की चक्री में पिस गया है बहुत ज़्यादा। लतिका जी, आपने बात शुरू की एडमिशन से कि वो एडमिशन का सारा NTA को चला गया। आप कैसे देखती हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडमिशन सिस्टम है वो उसमें कहीं ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आती है? नहीं, देखिए, ये तो स्वायत्तता या ट्रांसपेरेंसी जिसको कहा जाता है वो तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, सो से गई हैं। क्योंकि जब पहले मार्क्स के आधार पे होता था या हमारे प्रोफेशनल विभागों में परीक्षा भी होती थी, तो फिर हम एक मेरिट लिस्ट लगाते थे कि जिसका एडमिशन हो रहा है उसके नंबर कितने आए हैं और उसके बाद नीचे कितने चल रहे हैं। अब जब से ये पूरा केंद्रीकृत
भर्तियां हो रही हैं एनटीए की परीक्षा के बाद से, आपको अजूबा लगेगा बहुत ज़्यादा कि कोई सूची नहीं बनती है, बस जिसका एडमिशन हो रहा होता है उसको एक व्यक्तिगत मेल चली जाती है। तो विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है कि हमारा नाम अगली सूची में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, किसके कितने अंक आए थे, जिसकी भर्ती हो गई। तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे मतलब ट्रांसपेरेंसी को अगर आधार बनाएं तो बहुत ज़्यादा एक तरह का अंधेरा सा हमें दिखता है। और इस बात पे लगातार विद्यार्थी, शिक्षक भी परेशान होते रहे हैं कि अब किसी भी तरह के कार्यक्रम में, किसी भी कोर्स में शिक्षकों को ये चुनने का अधिकार रह ही नहीं गया है कि वो किसको पढ़ाएंगे। अब जैसे मैं जिस विभाग में पढ़ाती हूँ, हम यहाँ शिक्षकों को पढ़ाते हैं, बीएड एमएड, तो अब हमें चुनने का अधिकार बिल्कुल नहीं रह गया है। जबकि पहले हम एंट्रेंस एग्ज़ाम करते थे, प्रवेश परीक्षा, फिर हम इंटरव्यू लेते थे। भाई शिक्षक बनने का मादा किसमें है, कौन ऐसा एक उत्साहित उमंग के साथ पढ़ाने वाला व्यक्ति हो सकता है। अब ये सब बिल्कुल हमसे छिन गया है। तो क्या आपको ये लगता है कि जैसे सीयूटी परीक्षा जो हो रही है उससे स्टफ उस तरह का नहीं आ पा रहा है डीयू में? क्योंकि बहुत से टीचर्स ने सवाल उठाए पिछले दिनों की बहुत जो है वो डाउनग्रेड हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक ही संस्था है वो, और भारत ऐसा देश है जिसमें स्पेशलाइजेशन मतलब इवैल्यूएशन के स्पेशलाइजेशन वाले लोग नहीं हैं, और उनके अभाव में हमने एक ऐसी संस्था खड़ी कर दी है जो डॉक्टर बनने वालों का, इंजीनियर बनने वालों का, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने आएंगे और जो पढ़ाने आएंगे, उन सबकी सारी परीक्षाएं करवा रहे हैं। ऐसे कहाँ से हो सकता है? तो जाहिर है ये एक नव उदारवाद का या शिक्षा के बाजारीकरण का एक कॉल सेंटर की तरह का प्रारूप है, जिसमें थोड़ों को यहाँ से बुलाओ, कुछ को वहाँ से बुलाओ, जोड़ जाड़ के बस हर साल एक परीक्षा करा दो। और आप देखिए कि वो परीक्षा कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से होती हैं कि वो हर साल उनके परिणाम आते आते लेट हो जाता है। हमारे सत्र बहुत लेट चलते हैं। पहले हम ये मुफस्सिल विश्वविद्यालयों के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुनते थे कि उनके सेशन इतने 8-8, 9-9 महीने पीछे चलते हैं, 3-3 महीने पीछे चलते हैं। अब दुर्भाग्यवश वो हाल दिल्ली विश्वविद्यालय का भी हो चुका है। और जो स्तर है परीक्षा का वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि जब एक ही संस्था इतने काम करेगी तो जाहिर है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन कर पा रही है। वो किसी तरह उसको बस एक जिसे कहते हैं ना सरकारी काम की तरह बस करे जा रही है। और इसका एक नमूना हमें पिछले साल मिला ही था, जब वो नेट की परीक्षाएं दे के आए विद्यार्थी इतना करके, और शाम तक पता लगा कि वो जो है वो रद्द हो गई। और अब कल परसों ही मैंने अखबार में पढ़ा, उसका हवाला आया कि कोई भी परीक्षा का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। तब भी मैंने ये सवाल उठाए थे कि भाई इतने विषयों की नेट परीक्षा होती है, किस में पेपर लीक हुआ वो तो बता दो। इतिहास का हुआ, अंग्रेज़ी का हुआ, किसका हुआ, हिंदी का हुआ, वो तब भी नहीं बताया गया था। और आप कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं था। तो आप सोचिए कि आपने लाखों जवान लोगों को दोबारा दौड़ा दिया, उनके समय, उनके पैसे, उनकी अपेक्षाओं, उम्मीदों की कोई कीमत ही नहीं है। इतना बड़ा जब केंद्रीकृत ढांचा खड़ा करेंगे और उसको संभालने की हमें क्षमता ना हो, तो जाहिर है कि आम युवा विद्यार्थी उससे परेशान होगा। डीयू में पढ़ने का सपना केवल ये इस देश के बच्चों का ही नहीं, विदेशी बच्चों का भी होता है। आपको क्या लगता है कि इसके बावजूद भी हर साल डीयू में सीटें खाली क्यों रह रही हैं? हाँ, क्योंकि हमने परीक्षा को बहुत ही यांत्रिक तरीके से शुरू से समझा है, और हमने यहाँ विश्वविद्यालय में इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं, उनके साथ मिल के अलग अलग विषयों के लिए विकेंद्रीकृत भर्ती की या एडमिशन की कोई योजना नहीं बनाई है। हम उसको बहुत आसान और सरल तरीके से समझ के विश्वविद्यालय ने उस पर जो एक तरीका फार्मूला बना लिया है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जब तक विषय को ध्यान में रख के भर्ती नहीं होगी, तब तक जो आने वालों के लिए जो माहौल बनता है संस्थाओं में, कॉलेजेस में, वो भी बहुत हल्का रहता है। और अब यही है कि शिक्षक की भूमिका को इतना हल्का कर दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, रिफॉर्म्स को सबको इतनी जल्दी लागू करने में शिक्षकों को इतना दूर कर दिया है आने वाले विद्यार्थी के चयन और उसको जो पढ़ाया जा रहा है पाठ्यक्रम, उससे पाठ्यचर्या से, कि शिक्षक अब एक अपने आप को बहुत ही अलग किया हुआ, एक तरह से बेगाना सा महसूस कर रहे हैं। तो उसका माहौल भी नहीं बना पा रहे हैं जिसमें
विद्यार्थी पढ़ पाएँ। और इसको बहुत अच्छी नीति कहा जा सकता था, माना गया शायद कि आप पूरा खोल दीजिए, सारे लोग यहाँ पे आ जाएँ रहें। पर आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब से CUET का हिस्सा बने वो किसी भी हॉस्टल में किसी भी स्तर पे एक कमरा नहीं बढ़ाया है। तो आपने अगर गांव-गांव और दूसरे शहरों के विद्यार्थियों को ये सपना दिखा दिया, तो आपने दरअसल उनके साथ अन्याय किया है कि वो अब यहाँ भर्ती होके और फिर वो भटकते हैं यहाँ आस-पास किराए पे अपना खर्चा करके पढ़ते रहने के लिए। तो ये शिक्षा व्यवस्था निहायत ही बाज़ारी व्यवस्था बनती जा रही है। कहने को कक्षाओं में दिल्ली विश्वविद्यालय के सरकारी शिक्षक आके उन्हें पढ़ाएँ, पर वहाँ तक पहुँचना, उनमें बैठना, पढ़ना, सीखना ये बहुत अब कमज़ोर हो चुका है। लतिका जी, अगर पिछले 1-2 सालों की बात करें तो डीयू में बेतहाशा फ़ीस बढ़ी है और एक तरफ जो है वो फ़ाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम यानी FSS के नाम पे कहा जा रहा है कि भाई गरीब बच्चों की हम मदद कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कान को सीधे ना पकड़ के घुमा के पकड़ने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैं कहूँगी कि कान कौन सा पकड़ रहे हैं, कौन सा हाथ है, पकड़ भी रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी की इतनी ज़्यादा कमी है कि सुविधाएं ना देके, और वो जो स्कॉलरशिप है जिसका भी आपने नाम लिया, उसकी प्रक्रिया अपने आप में इतनी उलझी हुई प्रक्रिया है कि मेरे विभाग के कुछ विद्यार्थी ले ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ का हमारी जो एग्ज़ाम ब्रांच है वहाँ से रिज़ल्ट परिणाम घोषित नहीं हुए थे। तो DU के अपने ही जो पूरे विभाग हैं और अंग हैं, उनमें ही आपस में इतनी तालमेल की इतनी कमी है कि वो उसका भी फ़ायदा बहुत सारे लोग नहीं उठा पा रहे हैं। पर देखिए, एक विश्वविद्यालय अच्छा विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता अगर वो कुछ गिने चुने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे के अपनी ज़िम्मेदारी से छुट्टी पाना चाहता है। विश्वविद्यालय वो अच्छा विश्वविद्यालय है जो हर एक आने वाले विद्यार्थी की सीखने की और विकसित होने की क्षमता का पूरा उसमें अपना योगदान दे। उस लिहाज से आप हमारे पुस्तकालय देखिए कितने कमज़ोर हो चुके हैं। सालों साल से पुस्तकालयों का बजट इतना ज़्यादा कट चुका है, उनमें मौजूद जो कंप्यूटर हैं वो इतने पुरातन हैं कि वो लेख वेख तो छोड़िए, वो पूरा एक उसमें वो सूची भी नहीं दिखा पाते ढंग से कि इस पुस्तकालय में कौन सी किताबें हैं। अच्छे जर्नल्स, पत्रिकाओं की जो मेंबरशिप थी दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की, वो अब बिल्कुल नीचे जा चुकी है। 3-4 रखे रहते हैं, बाकी सब खाली रहते हैं। तो जो पढ़ने लिखने का माहौल है वो तो दरअसल बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो क्या आपको लगता है, एक तरफ तो DU दावा कर रहा है कि उसकी रैंकिंग जो है वो बहुत सुधर रही है, एक तरफ जो है वो जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि DU में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है एडमिशन में, तो आप इसको कैसे देखती हैं? अभी कुछ बच्चे मुझे मिले थे जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रहा था, उन्होंने कहा कि सर 4th ईयर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, क्या हमारे 7.5 CGPA से कम होगा तो हम जा नहीं पाएंगे 4th ईयर में? आप ये बात सोचिए, आपके प्रश्न में ही हमें उत्तर है और मुझे उत्तर दिखता है, और एक बहुत गहरा दुख का विषय भी दिखता है कि 4 साल के कार्यक्रम में जिन विद्यार्थियों की भर्ती हुई, उनको तीसरे साल के अंत तक आते आते भी अंदाज़ा ही नहीं है कि वो चौथे साल में किस आधार पे जाएंगे। और वो पहले दूसरे साल तीसरे साल में भी एक सेमेस्टर का ही की पूरी पाठ्यचर्या बना के दी गई। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपनी रैंकिंग गिना रहा है, जो अपने को अग्रणी विश्वविद्यालय कहता है, वो उसने योजना पूरी बनाई ही नहीं, और उसके बिना बनाए एक अधूरी सी योजना 10% बना के उस योजना को लागू कर दिया। तो ये तो जवान लोगों के साथ और शिक्षकों के प्रोफेशनल व्यावसायिक काम के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि आज तक उन्हें पता ही नहीं है। मैंने खुद कई प्राध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को ये कहते हुए सुना है कि अभी निर्णय होने बाकी हैं कि चौथे वर्ष में जो जाएंगे वो किस आधार पे जाएंगे। तो जाहिर है तीसरे वर्ष का विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत एंग्जाइटी है उसको कि आगे हमें क्या होगा। अभी UGC का एक जो है वो फ्रेमवर्क भी आया था जिसको लेकर काफ़ी जो है वो UGC ड्राफ्ट को लेकर बहुत चर्चा थी, टीचर्स ने उसका बहुत विरोध किया, उसको आप कैसे देखती हैं? मैं तो उसको शिक्षक की अस्मिता, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी नहीं, प्रोफेशनलिज्म पे एक बहुत बड़ा हमला मानती हूँ। आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की तरह कि हम जो है 8-8 घंटे यहाँ रोज़ बैठें, और उसके बाद उसमें लिखा है कि हम जो हैं प्रमोशन के लिए जो इसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं वो ये हैं कि हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके अपना योगदान दें। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाना होता तो फिर हम सोशल वर्कर बने होते। हम इतने प्रोफेशनलाइज्ड
फील्ड में ना आए होते, ज्ञान के सृजन के फील्ड में पढ़ने पढ़ाने के लिए। और आप देखिए कि अजीब अजीब से बदलाव कर देते हैं, जैसे कभी हरा कभी लाल, कभी पीला कभी नीला। और शिक्षकों से ना एक तरह का टाइम ट्रेवल है, फैंटेसी की उम्मीद है कि अब 2025 में हमसे उम्मीद होगी कि आपको ये 2019-20 में करना चाहिए था। जैसे पिछले साल तक हम पर एक ड्रैकोनियन सा नियम लगा दिया गया कि आपकी किताबें, चाहे वो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हों, रटलेज हो, सेज हो, कोई भी हो, वो नहीं काउंट की जाएंगी प्रमोशन के लिए। आपके एडिटेड वॉल्यूम्स के चैप्टर्स नहीं होंगे, केवल और केवल जर्नल्स के लेख माने जाएंगे। और वो जर्नल्स भी ऐसे हों वैसे हों, एक उनमें कई सारी अचानक शर्तें लगा दी गई। तो इसका मतलब है कि 2024 में ही मांगा गया कि आपने ऐसा 2017-18 में किया हो। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब किताबें भी लग जाएंगी, ये भी मान लेंगे, वो भी मान लेंगे। तो प्रमोशन में जो है इसके नियम नहीं लगेंगे, वो नहीं लगेंगे। पिछले 5-6 सालों में कहा गया कि टीचर्स जो हैं संस्थाओं का काम नहीं करते, तो उनको क्या हुआ, एक पॉइंट दे दिए गए कि आप नैक का काम करिए बहुत ज़्यादा, आप IQAC की रिपोर्ट बनाइए, उसके लोगों को पॉइंट मिले। उससे कई लोगों के प्रमोशन भी हुए, कई लोगों ने इसी उम्मीद में बहुत सारा काम भी किया। अब कह रहे हैं कि नहीं, वो नैक और IQAC के वर्क का काम नहीं होगा। उन्होंने 8-9 क्राइटेरिया दिए हैं, जिनमें 4 में आपका कोई नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और आप सोचिए कि पहले 2 स्तर पे प्रमोशन या अपॉइंटमेंट होता था। एक स्क्रीनिंग कमेटी थी, फिर एक सिलेक्शन कमेटी थी। वो कहते हैं UGC से हम स्क्रीनिंग कमेटी हटा देते हैं, सिलेक्शन कमेटी बस डिसाइड कर लेगी कि जैसे आपका जो कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में वो नोटेबल है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली फेवरेटिज्म, बायसेस, प्रेजुडिसेस, इन सब का बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप बन जाता है। और देखिए, मैं आपको एक बात वहीं ले जाती हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था कि विश्वविद्यालय का ये दावा है कि हम डीकॉलोनाइज कर रहे हैं, औपनिवेशवाद को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी वर्क है ना, ये अपने आप में एक बहुत गहरा, जिसे कहना चाहिए, अमेरिका का भारत पे थोपा हुआ औपनिवेशवाद से भी कहीं बड़ा एक बहुत बड़ी एक परिकल्पना है या संकल्पना है। और हमारे बहुत बड़े समाजशास्त्री ऐसे दुबे हमें बता के गए थे कि भारत में कम्युनिटी कुछ नहीं है, भारत में गांव हैं, शहर हैं। और ये जो कम्युनिटी मानना है ना, इसमें एक बहुत बड़ी ऊंच नीच की भी व्यवस्था है कि जैसे हम जो पढ़े लिखे हैं वो कोई बहुत ऊंचे लोग हैं, और कम्युनिटी गहरी खाई है। हाँ, और कम्युनिटी कोई समुदाय में वो लोग हैं, अन्य भारतीय जो जी बड़े गिरे हुए हैं और हमें उनका उत्थान करना है। तो डीकॉलोनाइज करते करते दरअसल हम बहुत ज़्यादा कॉलोनाइज होने के शिकंजे में फंस गए हैं इस नई व्यवस्था में, मुझे लगता है। NEP में मैम जो है वो सैक और वैक कोर्सेज आ गए। पहले बड़ी आलोचना हुई कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद कहा गया कि इनका जो है एग्ज़ाम होगा। फिर बाद में कहा गया नहीं, केवल कंटिन्यूअस असेसमेंट हो जाएगा। अभी भी बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज थे जो अभी 1st और 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए। तो क्या आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ की समीक्षा का वक्त आ गया, या पूरी NEP की ही समीक्षा की जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत गहराई से मंथन करने की ज़रूरत है हर विषय के लिए। गहरी समितियां बना के गंभीर लोगों के साथ कि ज्ञान क्या है, हर क्षेत्र का ज्ञान क्या इतना हल्का है कि जैसे मुझे कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि उनका एक पूरा पर्चा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, और उसी दिन वो दूसरा एक पर्चा दे रहे थे इन्हीं कोर्स में जिनका आपने नाम लिया, गीता का सार क्या है। अब गीता का सार हम 18 वर्षीय एक युवक को इतनी आसानी से पढ़ा लेंगे तो फिर वो बड़ा होके क्या पढ़ेगा और क्या सीखेगा। तो मतलब एक तरफ तो जो ज्ञान है उसका एक हल्काकरण, जिसको मैं बोलूँगी, उसको इतना हल्का बना दिया है इस पूरी एक कैफेटेरिया अप्रोच वाली व्यवस्था में कि थोड़ा वैक ले लो, थोड़ा सैक ले लो, थोड़े ये ले लो, थोड़ा वो ले लो, कि मिलजुल के क्या बना किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो एक तरफ तो उसका बहुत स्तर हल्का कर दिया है। कई तो बड़े हास्यास्पद भी लगते हैं कि ये क्या पढ़ाने की चीज़ है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने, और इसका फिर परीक्षा लें हम। अब देखिए, कुछ परीक्षा 1 घंटे की होती हैं, 1 घंटे 10-20 मिनट की, 1.5 घंटे की, 50-55 मिनट, मतलब नर्सरी क्या पहली दूसरी के भी कई विद्यार्थियों की परीक्षा जो होती है वो 1 घंटे से ऊपर की हो जाती है। तो ये बहुत ही हल्का सतहीकरण है ज्ञान का। और
दिल्ली विश्वविद्यालय को ज़रूरत है कि वो बहुत गहराई से सोचे कि उसका अपना विज़न क्या है एक पढ़े लिखे युवा का, और वो एक आम विज़न नहीं हो सकता, उसको थोड़ा थोड़ा विषय केंद्रित भी बनाना पड़ेगा। न्यू मिलेनियम के मैम हम 25वें साल में हैं और ड्यू भी 102 साल का हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये वही ड्यू है जो अपनी पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम के लिए जाना जाता था? नहीं, मैं इसी विश्वविद्यालय की विद्यार्थी रही हूँ और मैं जीसस एंड मेरी कॉलेज में पढ़ी थी खुद, उसके बाद कई विभागों में पढ़ी, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी पढ़ाई अपने मूल्यांकन के जिस स्तर के लिए जाना जाता था वो अब बहुत हल्का हो चुका है। ये बहुत ही संकट की घड़ी है जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसमें जो बोलना चाहें शिक्षक उनकी आवाज़ों को भी दबाया जाता है। दरअसल आवाज़ सुनने में कोई रुचि ही नहीं है, और एनईपी का जो एक बहुत ही बड़ी योजना है कि हर एक तरह की शिक्षा को 40% ऑनलाइन कर दिया जाए, उस सब की तरफ ये काफ़ी कुछ बढ़ता हुआ दिखता है कि ऑनलाइन जैसे बस कंप्यूटर के और मोबाइल के स्क्रीन पे बैठ लेना शिक्षा है। तो दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय को पहचानने की ज़रूरत है कि हम एक बहुत गहरे संकट से इस समय गुजर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया मैम, जब कोविड आया था तो एक अल्टरनेट व्यवस्था के तहत ऑनलाइन क्लासेस का मोड अपनाया गया था। अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन करने की कोशिश है और स्टूडेंट्स ऑनलाइन को पसंद नहीं करते, वो ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन कोई क्लास है क्या? दरअसल आप पढ़ते लिखते हैं जब आप किसी वयस्क के साथ बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, बार बार मिलते हैं, वो आपको कुछ सोचने के लिए कहते हैं, वो आपको कुछ पढ़ने के लिए, राय बनाने के लिए, समझने का मौका देते हैं, समय देते हैं। ऑनलाइन ये कंप्यूटर या मोबाइल पे आप खड़े खड़े या बैठे बैठे बस सुन रहे हैं। विद्यार्थी तो बस सुनते ही रहते हैं, अब बीच में बंद करो, ऑन करो, इस तरह से करके जो बोलना है वो तो एक बहुत ही कृत्रिम तरह की गतिविधि थी। और मैंने भी मजबूरी में जब 2-2.5 साल वो पढ़ाया, तो देखिए उसके कई मुद्दे हैं जो आज तक हमने कभी व्यवस्थित रूप से कहीं लिखे छपे नहीं गए। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय सच में ऑनलाइन को लेके इतना गंभीर होता कि उसे ढंग से लागू करना है, तो वो एक सर्वे कर लेता अपने विद्यार्थियों के साथ। अब जैसे मैं जब पढ़ाती थी समाजशास्त्र का एक पर्चा और मैं जेंडर के मुद्दे पढ़ाती थी, तो घरों में जब माँ बाप सुनते थे कि हमारे बेटियों को क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कई बार क्रोधित होते थे कि ये किस तरह की बातें हैं। बहुत सारा ज्ञान है ऐसा जो जाति पे, जेंडर पे, समाज को लेके जब उस तरह की बातें होती हैं, तो कई बार घर में ऐसा माहौल नहीं होता कि वो सुने उसको और सब उसमें भाग लेने लगते थे। उसके अलावा घरों में जिस तरह का हमारे माहौल है कि अगर लड़की बैठी हुई है, लड़का बैठा हुआ है, जाओ तुम चाय बना लाओ, जब तुम्हें दिखता नहीं पापा खड़े होके पानी ले रहे हैं, तुम पानी दे दो, जाओ स्कूटर ये कराओ, कार को ऐसे निकाल आओ। तो एक ना अजीब सी फैंटेसी है कि जैसे भारत के हर युवा के घर में या दिल्ली विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी के घर में एक कमरा है, सजा हुआ एक टेबल है, उस पे एक यंत्र रखा हुआ है, लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर, पूरी शांति है और उसका हेडफोन भी है, बिजली भी आ रही है, इंटरनेट भी वाईफाई से चल रहा है और वो कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। यथार्थ से विश्वविद्यालय अब बहुत दूर है। मतलब रियलिटी कुछ है और दिख कुछ रहा है। हाँ, वो मान कुछ और रहा है आँख बंद करके। बिल्कुल जैसे कबूतर होता है ना, बिल्ली को देख के आँख बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली को मैं दिख नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। विद्यार्थी शिक्षकों के यथार्थ से शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण क्या है दरअसल, इस पर भी अब इतना गहरा संकट आ चुका है कि विश्वविद्यालय को गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत है। ड्यू में आए दिन जो है वो मैम इवेंट्स की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि अब एक ये इवेंट यूनिवर्सिटी बनती चली जा रही है, आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। आज यहाँ ये गायन हो रहा है, आज यहाँ सम्मेलन है, आज यहाँ ये पूजा है, आज यहाँ इसमें आइए, ये लाइब्रेरी की ट्रेनिंग हो रही है, आज ये आ रहे हैं, इनकी किताब का विमोचन हो रहा है, आज इसकी नींव धरी जा रही है। रोज़ मतलब हर रोज़ ईमेल में इतने निमंत्रण आते हैं कि लगने लगता है कि हम मतलब निमंत्रण ही करने के लिए बचे हैं, उन्हीं पे जाने के लिए बचे हैं, या हमें कुछ और करना है, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, दूसरे अपने साथियों के साथ बैठ के चर्चा करना, विद्यार्थियों की समस्याओं पे ध्यान देना, विद्यार्थियों को अलग से समय देना, इन सब का कोई स्कोप ही नहीं है। उसमें आप देखिए एक और मुद्दा है शिक्षकों के समय का। ये जो पूरी बदलाव आए हैं इसमें शिक्षकों के समय को किस तरह आंका जाए,
इस पे भी बहुत ज़्यादा एक संकट आया हुआ है, आ ही चुका है। ये जो क्रेडिट व्यवस्था दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनाई सोच के कि ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इसमें हर कोर्स को एक क्रेडिट दे दिए गए। तो 2 क्रेडिट का कोर्स है तो बस हफ्ते में 2 क्रेडिट पढ़ाएंगे आप, 2 घंटे पढ़ाएंगे। 4 क्रेडिट का है तो 4 घंटे पढ़ाएंगे। कौन सा ऐसा एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस, जो ये तय करने की हमें इजाज़त दे देता है कि अगर ये इसको 2 क्रेडिट मिलने चाहिए और 2 क्रेडिट मिल गए तो ये बस हफ्ते में 2 घंटे पढ़ाए जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि 2 ही घंटे पढ़ाए जाना चाहिए, तो मान लीजिए कि बुधवार को मेरी उस विषय की क्लास लग गई और उस साल कैलेंडर ऐसा है कि बुधवार को उस सेमेस्टर में कई बार छुट्टियां आ रही हैं। ठीक है, अगर छुट्टियां नहीं है, मान लीजिए रक्षाबंधन है, भाई दूज है, छुट्टी ना है तो भी विद्यार्थी नहीं आएंगे। तो अगर 6 बुधवार मेरे छुट्टियों में चले गए तो मैं उसमें क्या पढ़ाई करा लूँगी। तो भारत की सामाजिक आर्थिक जो भारत का यथार्थ है, उससे ये सारे जो नई संरचना है वो उससे बहुत परे है। और उसको ध्यान में रख के कि हमारे विद्यार्थी जब आते हैं उनको किस तरह के शिक्षण की ज़रूरत है, उन्हें किस तरह के संसाधन चाहिए, शिक्षक का किस तरह का टाइम चाहिए, उसकी किस तरह की एनर्जी चाहिए, ये सब बिना सोचे समझे ये बहुत सारे परिवर्तनों की झड़ी हम पे लगाई गई जी है। लतिका जी, आपने इलेक्शन के व्यस्त समय में अपने कैंपेनिंग से समय निकाला। एक चलते चलते आज का लास्ट सवाल, नैक में ड्यू की ग्रेडिंग वही की वही रह गई, क्या कारण मानती हैं आप? नहीं, मैं देखिए नैक को ही कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानती हूँ। और नैक की अपना आपको पता है जो पूरी उसकी व्यवस्था है, और जो वो एक बहुत ही मूल्यांकन की बहुत ही अब पिछड़ गई व्यवस्था है कि संस्था में इतने कमरे हों, ये हों, वो हों। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इतनी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनमें कमरे गिनना और नोटिस बोर्ड की सजावट देखना, और ये मतलब इसमें उतने सारे निरर्थक चीज़ें हैं जिनको गिना जाता है कि मैं नैक में ऊपर आने नीचे आने इसको बिल्कुल ही निरर्थक मानती हूँ। मेरे कितने ही जानने वाले, मेरे अपने पढ़ाए हुए पहले विद्यार्थी जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं हमारे यहाँ भी, उनको मैंने 3-3 महीने इस बात के लिए अपना समय बर्बाद करते हुए देखा, अपनी स्वास्थ्य ख़राब करते हुए देखा कि वो नोटिस बोर्ड ऐसे नहीं सजा, वो नोटिस बोर्ड ऐसे नहीं सजा, उस पर लाल रिबन चाहिए, उस पर नीला रिबन चाहिए, उस पर ये फ़ॉन्ट हो, उस पर ये फ़ॉन्ट हो। देखिए, सजावट शिक्षा नहीं है, और इस पूरी व्यवस्था में सजावट और दिखावट इन सबको बहुत ज़्यादा जगह मिल गई है। तो दरअसल नैक अब एक दिखावटी व्यवस्था बन चुकी है और उसकी रैंकिंग से मुझे कोई खास फ़ायदा होता दिखता नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद लतिका जी, हमें समय देने के लिए, और आपको शुभकामनाएं। आपका शुक्रिया, धन्यवाद।